अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की। लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी प्रचलित हुआ। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जन सामान्य के बदले समूहों की भूमिका पर बल देता है। कुछ विचारकों ने लोकतंत्र संबंधी ऐसे सिद्धांतों का निरूपण किया है जो अभिजन सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत का मिश्रण है, लेकिन यह भी सही है कि बहुलवादी सिद्धांत की उत्पत्ति अभिजनवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के विरोध में ही हुई है। अभिजनवादी सिद्धांत एक ऐसी स्थिति के निर्माण से संतुष्ट है जिसमें सत्ता ऐसे अभिजन वर्ग में निहित होती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, लेकिन बहुलवादी एक ऐसी प्रणाली पर जोर देते हैं जो उदारवादी लोकतंत्र में अभिजनवाद की प्रवृत्ति को निष्प्रभावी कर देगा और सही जन आकांक्षा को प्रकट करेगा। बहुलवाद की अवधारणा वैसे तो पुरानी है, किंतु 20वीं सदी में आधुनिक उदारवादी चिंतन का यह एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। सामान्य अर्थ में बहुलवाद सत्ता को समाज में एक छोटे से समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेंद्रीकृत कर देता है। आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिक काल में बहुलवादियों के अनुसार सत्ता विखंडित हो गई है और इसमें प्रतियोगी सार्वजनिक और निजी समूहों की साझेदारी बढ़ गई है। उच्च स्थानों पर आसीन लोगों के पास पूर्व की भांति सत्ता नहीं रह गई है, क्योंकि वे मुख्य रूप से परस्पर विरोधी स्वार्थों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे हैं। विभिन्न समूह अपने नेतृत्व के माध्यम से मध्यस्थता करते हैं और उसके जरिए व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। यद्यपि औद्योगिक और प्रौद्योगिक एकीकरण और प्रौद्योगिक अभियाचनाओं के कारण सत्ता कुछ ही व्यक्तियों में केंद्रित हो गई है, लेकिन अल्पसंख्यक किंतु वृहत्तर हित समूहों के बीच प्रतियोगिता सार्वजनिक हित के पक्ष में जाती है। बड़े व्यापारी घरानों, श्रम और सरकार के बीच प्रतियोगिता ने प्रत्येक समूह को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने पर लगाम कसी है। इस प्रकार नागरिकों के बीच संपत्ति, शिक्षा और सत्ता में असमानता को निम्न रूप से प्रभावी कर दिया जाता है, क्योंकि संगठन और समूह आशा से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और इससे लोकतंत्र अधिक वास्तविक बनता है और अधिक व्यवहारिक भी सिद्ध होता है। भारत का ही उदाहरण लें तो यहाँ महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेताओं के किसान संगठनों और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलन है जो लाखों गरीबों और अशिक्षित लोगों की आवाज बन जाते हैं। लोकतंत्र को ये निश्चय ही अधिक वास्तविक बनाते हैं। यह सही है कि अभिजन वर्ग और उनके समाचार मीडिया उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें प्रगति का बाधक बताते हैं और यदा कदा सर्वोच्च न्यायालय भी उन्हें अपने आंदोलनों को रोक देने के लिए बाध्य करता है, किंतु इस सब के बावजूद ऐसे जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को अधिक सार्थक और प्रतिनिधि मूलक बनाते हैं। लोकतंत्र की बहुलवादी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से अमेरिका में माना जाता है। इसके प्रमुख प्रणेताओं में एस.एम. लिंडसेट, रॉबर्ट डहेल, वी. प्रेस्टस, एफ. हंटर आदि प्रमुख हैं। इन विद्वानों का तर्क है कि राजनीतिक सत्ता उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है। यह विभिन्न समूहों, संगठनों, वर्गों और संघों समेत अभिजन वर्ग जो आमतौर पर समाज को नेतृत्व प्रदान करता है के बीच बटी हुई है। विभिन्न स्वार्थी समूह अपनी मांगों को सीधे तौर पर तो प्रस्तुत करते ही हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की एक परिभाषा इस प्रकार दी गई है। यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नीतियां विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक परामर्श और विचारों के आदान प्रदान के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि कोई भी समूह या अभिजन वर्ग इतना सशक्त नहीं होता है कि वह अकेले सरकार पर इतना दबाव डाल सके कि वह उसकी सारी मांगों को पूरा कर सके। बहुलवादी सत्ता की इस प्रकार की साझेदारी का अनुमोदन करते हैं। इससे लाभ यह होता है कि कोई भी सामाजिक समूह सरकार की नीति निर्धारण की प्रक्रिया पर इस कदर हावी नहीं हो पाता कि वह अन्य वर्गों के हितों की अनदेखी कर सके। लेकिन बहुलवादी सिद्धांतकारों की एक मान्यता यह भी थी कि सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में अपने हितों को संगठित करने और उन्हें साधने के लिए वैधानिक अवसर और आर्थिक संसाधन प्राप्त हुए हैं। इस अवसर के बगैर नागरिक किसी प्रस्तावित कदम का समर्थन या विरोध नहीं कर सकते। बहुलवादी विचारक राजनीति को
व्यक्तियों के बदले समूहों के बीच निश्चयों की प्रक्रिया मानते हैं और घोषणा करते हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम तरीके से तभी काम करता है जब नागरिक अपने विशेष हितों के समर्थक समूह से जुड़ जाते हैं। बहुलवादी इस बात पर विशेष बल देते हैं कि किसी भी समाज में व्यक्तियों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और अपने संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न समूहों से जुड़ जाना चाहिए। साथ ही सारे समूहों और उनके सदस्यों को यह स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव राजनीतिक निर्णयों में विशाल समुदाय की सहभागिता का एक कारगर हथियार है। इसी तरह अभिजन वर्ग के सारे समूह और सदस्य पारस्परिक प्रतियोगिता के द्वारा लोकतंत्र को संभव बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बहुलवादी सिद्धांत वास्तव में अभिजनवाद का पूर्णतः विरोध नहीं करता, क्योंकि इसके प्रवर्तकों के अनुसार अभिजन वर्ग का अस्तित्व एक हकीकत है और वे उसकी अवस्थिति से संतुष्ट है। यही कारण है कि बहुलवादी सिद्धांतों द्वारा कभी कभार अभिजन वर्ग के सिद्धांतों से आंशिक रूप से भिन्न समझा जाता है। अमेरिकी राजनीतिक विचारक रॉबर्ट डेहेल लोकतंत्र की अभिजनवादी और बहुलवादी अवधारणाओं को संयुक्त करते हुए अपनी लोकतांत्रिक अवधारणा को बहुतंत्र की संज्ञा देता है। उसके अनुसार जनता समूह और अभिजन वर्ग के राजनीतिज्ञों दोनों के माध्यम से सक्रिय होती है। डेहेल ने ऐसे अनेक समुदायों का हवाला दिया है जो सरकार के नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यापारी घराने और उद्योगपति, सौदागर, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, उपभोक्ता, मतदाता इत्यादि। ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी कार्यसूची या एजेंडा क्रियान्वित हो जाता है। सारे समूह समान रूप से सशक्त भी नहीं होते और अनेक समूह अपनी मनोनुकूल नीतियों को मनवाने की अपेक्षा प्रतिकूल नीतियों की रोकथाम में ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुलवादी सिद्धांत के विरुद्ध उठाई जाने वाली आपत्तियों में कुछ आपत्तियां निम्न हैं। पहली, बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अलग अलग समूहों के बीच हितों के टकराव के फलस्वरूप इन हितों अथवा उनके अंश को प्रोत्साहन मिलता है जो स्वीकार किए जाने के योग्य होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इस टकराव के कारण यथास्थिति अथवा गत्यावरोध के हालात बन जाते हैं। कभी कभी तो और स्थिति बदतर हो जाती है जब एक समूह विशेष अपनी संपूर्ण कार्यसूची को मनवा लेता है, जिसके फलस्वरूप अन्य समूह आक्रोशित हो उठते हैं। बहुलवादी सिद्धांत का सूत्र वाक्य है कि लोग अपने हितों की सीधे तौर पर पूर्ति चाहते हैं, लेकिन यह सर्वथा और सर्वदा सत्य नहीं होता। लोग राष्ट्रवादी अथवा अन्य विप्रेरणाओं से भी संचालित हो सकते हैं। माइकल मावलोगोलिस के अनुसार बहुलवादी सिद्धांत समाज के संसाधनों को संवर्धित या पुनर्वितरित करने के तरीके खोजने में अक्षम है। नतीजतन निम्न जातियों, महिलाओं, आदिवासियों तथा परंपरागत रूप से समाज के अन्य वंचित तबकों को साधन संपन्न वर्गों की भांति राजनीति में सहभागिता के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। मावगोलिस का यह भी कहना है कि बहुलवादियों के पास यथोचित आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य पर सामाजिक समानता और विकास की कोई योजना नहीं